तो आज हम पढ़ेंगे जो परमाणु का जो है लेक्चर नंबर 12। तो अब आशा है कि आप पिछले लेक्चर पढ़ कर आए होंगे और एनसीईआरटी से। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सूत्र वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और बार्मर जो है वो हमने पढ़ लिया था, बार्मर सीरीज, बाल्मर, और जो है पास्चन वगैरह और बाकी सीरीज को पढ़ना था। तो हमने एक जो है फॉर्मूला जो है वहां पे पढ़ा था। पहले हम देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी। तो इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे और आगे जो है इसको देखेंगे। वैसे हमने स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो है थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में किया, थोड़ा बहुत क्या, बहुत किया था। हमने एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, अगर आपको पिछले लेक्चर का याद हो। तो एक हमने फॉर्मूला देखा था, 1/λ बटा आर, 1/2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा था वो तो क्या था, ये तो है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। रेडबर्ग का जो है ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी जो है हमने पिछले में लेक्चर में देखी थी। ये जो है दो की घात दो है, 1/2 की घात दो माइनस 1/n की घात दो। एन जो है वो अपन नंबर है, जो कि इसको जो है अपन जो है इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 3 4। और जो है इनको कहीं तक भी लिख सकते हैं। इसको जो है बार्मर का फॉर्मूला बोलते हैं। और बार्मर सीरीज में जो है, ये बार्मर श्रेणी में जो है तो फॉर्मूला लगता है। बार्मर श्रेणी में आप इसको एन की वैल्यू को कितनी भी रख के, बार्मर श्रेणी में जितने भी जो अपने तरंग दैर्घ्य हैं, जितनी भी जो लाइन बनी थी, उनकी जो तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए आगे हम देखते हैं और फॉर्मूले और बाकी सबको भी देखते हैं। और देखिए, हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम की अन्य श्रेणियां लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंट की भी खोज हो चुकी है, जिन्हें जिन्हें उनके शोधकर्ताओं के नाम से जाना जाता है। और जिन्होंने इसको खोजा है, जिन्होंने इसको बताया है, उनके हिसाब, उनके नाम नाम से उन्हें जाना जाता है। इन्हें निम्न सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। और ये सूत्र जो है अब इनके फॉर्मूले हैं। जैसे कि बावन बावन सीरीज का क्या था, बाल्मर सीरीज का था 1/λ, और जो है आर था, जो मैं लिख देता हूँ, 1/λ बराबर आर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n की घात दो। तो ठीक है, फर्क क्या आया, बालमन सीरीज में यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे जो है लाइमन श्रेणी में यहाँ पे 1 है। समझ यार, यहाँ 1 है और यहाँ जो है 2 है। तो लाइमन सीरीज जो है वो 1 1 है, और यहाँ पे जो है बालमन सीरीज में यहाँ 2 रहता है। और यहाँ एन की वैल्यू आप, जैसे यहाँ पे 1 था तो एन की वैल्यू आप 2 3 4 कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ 2 है तो आप एन की वैल्यू को क्या कर सकते हो, 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो आप इनको जो है 3 4 5 वैसे कितनी भी कर सकते हो, मतलब 2 से जो है बड़ी होनी चाहिए बालमर सीरीज में एन की वैल्यू। और लाइमन में वो जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 3 4 कितनी भी कर सकते हो आप, बस वो एक इंटीजर होनी चाहिए और एक नंबर होनी चाहिए वो सही। वो जो डेसिमल में कह सकते हैं, या फिर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। एक सही डिजिट होनी चाहिए बिना दशमलव के, और इंटीजर होनी चाहिए। और इसको बता देता हूँ। चलिए, तो पाश्चन श्रेणी। अब पाश्चन श्रेणी देखेंगे। पाश्चन श्रेणी में क्या हुआ, हमने बालमर और लाइमन पढ़ी, तो हमने बालमर में क्या वो 2 था, लाइमन में उसी जगह 1 था पहले, एक की घात, और यहाँ पे 1 की घात 3 कर दिया है, बाकी सेम फॉर्मूला है। और एन की घात यहाँ कहाँ से, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 4 5 6। और मतलब वो लाइमन में कहाँ से कहाँ तक थी, 2 3 4, मतलब वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। बालमर में
वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, और पाश्चन में वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। आपको जो है, आप इसको रिदम में भी याद रखते हो, लाइमन बाल्मर पाश्चन। और जो है ये 3 से शुरू होगी, और मतलब एन की वैल्यू 4 से होगी, और जो है यहाँ पे जो है पाश्चन में, 2 मिनट रुकिए जरा, लेजर लगा लेता हूँ। चलो, तो यहाँ जो है ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर। अब आती है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में क्या है, एक एक बटा लेमडा बराबर आर गुणे 1/4 का घात 4 की घात 2 माइनस 1/n की घात 2। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है अब ब्रैकेट जो है उसमें 4 पे जो है आके शुरू होता है। एन की वैल्यू कहाँ से आता है, 5 6 7 जो है वहां तक होती है। तो कुछ नहीं होता है, आप ये समझ लीजिए कि कहने का मतलब लाइमन में वो 1/, क्या बोलते हैं लाइमन में, ये देखिए जैसे कि लाइमन में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे जो है पार्शियल में 1/3 की घात 2 माइनस 1/n की घात 2, वही ब्रैकेट में हो जाती है 1/4 की घात 2 घटाया जाए 1/n की घात 2। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 5 6 7, 5 6 7 से जो है कहीं भी जा सकती है, बस 5 से शुरू होती है, और कहीं कितनी भी इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक जा सकती है। यहाँ भी 4 5 6 से लेकर अनंत तक जा सकती है, और यहाँ पे लाइमन में भी 2 3 4 से लेकर अनंत तक जा सकती है। ऐसी भी होती है फुंट फुंट श्रेणी। तो फुंट श्रेणी कहाँ से होती है, जो है 1/लेमडा, लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होती है, बराबर है आर, और जो है ब्रैकेट में 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n की घात 2। कहने का मतलब है यहाँ पे 4 की जगह 5 आ गया, एन की वैल्यू 6 7 8 से लेके अनंत तक, जो पहले बताया था कि अनंत तक जा सकती है, बस दशमलव में जो है नहीं होनी चाहिए। लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं एवं पराबैंगनी क्षेत्र की में, और पाशन ब्रैकेट और कुंड श्रेणियों में स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। मतलब जो लाइमन श्रेणी है उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम पराबैंगनी क्षेत्र में, और पाशन ब्रैकेट और कुंड श्रेणी में स्पेक्ट्रम जो है वो अवरक्त श्रेणी में प्राप्त होती है। मतलब वो अवरक्त श्रेणी में प्राप्त होते हैं पाशन ब्रैकेट और कुंड की, और जो है लाइमन की है जो वो जो है पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। अब देखिए संबंध सी बराबर वी वी लेमडा होता है, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सी जो है ये गति है, किसकी, लाइट की गति है। और ये जो वी है, वी जो है कोई भी गति है, जिसको आप जैसे मान सकते हैं कि जो भी जो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी जो जा रही है, जो प्रकाश या फिर जो लाइन है जो हमें देखने को मिली थी, क्या बोलते हैं, जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया था, तो उनमें जो गति थी उनकी रेखाओं की, उनकी गति होती है वी। और जो गति उनकी जो है, जो भी हमने रे जो है डाली है या फिर जो प्रकाश डाला है, उसकी जो है तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, लैम्डा। और अलग अलग तरंग दैर्घ्य अलग अलग तरंग दैर्घ्य की फिर हमें जो है देखने को मिलती है स्पेक्ट्रम में रेखाएं। इधर से अगर हम चाहें तो 1/लेमडा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ई बराबर वी लेमडा। तो हम क्या करते हैं, वी को इस साइड ले आते हैं। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, लेमडा की। तो क्या हम लेमडा को लेमडा बटा एक नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब पलट दीजिए दोनों साइड, नीचे वाली चीज को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली चीज को नीचे कर दीजिए दोनों साइड से। तो V/C बराबर 1/लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से 1/लेमडा की वैल्यू निकल गई। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, 1/लेमडा बराबर आर, हम यहाँ पे बालमर की बात कर रहे हैं, बालमर श्रेणी की। तो 2 की घात 2 माइनस n की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/लेमडा की वैल्यू कितना है, क्या है, V/C। इसको लिख लेते हैं। 1/लेमडा की बराबर जगह क्या हमने क्या लिख दिया, V/C। बाकी अपना सेम
दो की घात दो माइनस एक बटा एन की घात दो। अब क्या कीजिए, सी को ऊपर ले जाइए। सी को ऊपर ले गए। हम्म, क्या फॉर्मूला बना? एक बटा दो की घात दो, यहाँ पे बटा एक बटा एन की घात दो। तो ये जो है, ये फॉर्मूला जो है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप सामने। देखिए, यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही ये जो है बाल्मर के लिए, बामर के लिए, यही यही हम लाइमन, पास्चन और ब्रैकेट और कुंड के लिए भी जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला जैसे जैसे वी इक्वल टू आर सी है, ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, यही सेम जो है आपको चीजें करनी है। सी बराबर वी लेमडा, अपन को पता है ये होता है। और इसमें से जो है हमने इसको पहले दोनों लेमडा बराबर में किया, लेमडा के नीचे वन लिखा, दोनों को पलटा, एक बटा लेमडा की हमने इसकी वैल्यू निकाली। एक बटा लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ इस अपने नॉर्मल फॉर्मूले में, जो बाल्मर का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमने पुट की। और पुट करने के बाद जो है सी को ऊपर ले गए, तो वी बराबर आर सी एक बटा दो की घात दो माइनस एक बटा एन की घात दो, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है। और यहाँ से आप देखो, यहाँ से जो है v की वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ अगर आपको c की वैल्यू चाहिए, तो आप जो है v की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये जो है जो है ये फॉर्मूला होता है। आप ये किसी भी लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट और कुंड सबके लिए इस्तेमाल है, तो आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। निकाल के हमने आपको बालमर के लिए बताया है। और ठीक है, समीकरण 12.5 से लेकर 12.9 के सरल सूत्र के केवल कुछ तत्वों सॉरी हाइड्रोजन, एकदा आयनियत हीलियम, और द्वितः आयनियत लिथियम। कहने का मतलब है, जो याद करिए, हमने बताया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये पूरा हाइड्रोजन के लिए ही पढ़ा जा रहा है, और हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन के अलावा किसी भी जो है तत्वों के लिए नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनके लिए जो है ये काम करेगा, क्योंकि इन सब में जो है हाइड्रोजन जैसा ही होता है उनके एटॉमिक मास वगैरह। तो हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम वगैरह जो है, अब इनमें जो है इनके लिए काम करेगा, बट और किसी स्पेक्ट्रम के लिए काम नहीं करेगा। सबके लिए अलग होता है। ये स्पेक्ट्रम ही हम पढ़ रहे हैं, वो हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं। जब स्पेक्ट्रम ही हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूले भी उसी हिसाब से डिजाइन है, और केवल हाइड्रोजन के लिए है। समीकरण 12.5 से लेकर 12.9 उपयोगी हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा अवशोषित की जाने वाली तरंग दैर्ध्यों के बारे में बतलाते हैं। और तथापि ये परिणाम केवल अनुभाविक है, तथा इसका कोई कारण नहीं बतलाते कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल कुछ आवृत्तियां ही क्यों प्रेक्षित होती हैं। तो इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और इम्पोर्टेंट भी है। उन्होंने जो है कि इसका कारण नहीं बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल कुछ आवृत्तियां ही क्यों प्रेक्षित की जाती हैं। तो मैं कहने का मतलब आप समझिए कि मतलब जो फ्रिक्वेंसी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो आवृत्ति, मतलब कहने का मतलब है, कुछ आवृत्तियों के लिए ही प्रेक्षित क्यों थी, ये उन्होंने नहीं बताया था उसके बारे में। और ये जो है, इसलिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम केवल यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यही बता नहीं पाए थे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, कि उन्होंने जो है केवल कुछ आवृत्तियों ही क्यों उपेक्षित की थी। बाकी सब उन लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्पेक्ट्रम ने। हाइड्रोजन के लिए इन्होंने देखो, बाल्मर, लाइमन, सबसे पहले आई थी लाइमन, फिर आई थी बाल्मर, फिर आई थी पास्चन, फिर आई थी ब्रैकेट, और फिर आई थी कुंड। तो इन सब सीरीज के लिए जो है हमने बाकी फॉर्मूले पढ़े, और इनके लिए हमने देखा कि कैसे जो है अलग अलग के लिए फॉर्मूले डिजाइन कर सकते हैं अपन। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि कैसे अपन वी सी बराबर वी लेमडा से हम वन अपॉन लेमडा की वैल्यू जो है वी बटा सी निकाल सकते हैं, उसको अपने बाल्मर वाले फॉर्मूले में रख के, या पास्चन या ब्रैकेट या प्रीफंड कुंड वाले जो है कुंड वाले फॉर्मूले में भी रख के हम इसके जो है एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, जो बराबर है बी बराबर आर सी एक बटा दो की घात दो, ऐसे घटा एक बराबर एन की घात दो। ये जो है ये बाल्मर का है, लायमन, पास्चन, ब्रैकेट और कुंड सबका बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मुझे आशा है कि आप बना ही पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी ये हाइड्रोजन के लिए, किसी और के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये केवल केवल हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम के लिए ये काम करेगा, बाकी और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अलग अलग धातुओं, अलग अलग तत्वों का अलग अलग स्पेक्ट्रम होगा, इसलिए उनका अलग अलग फॉर्मूले भी बनेंगे। और क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा हमको। हाइड्रोजन जो है सबसे सरल पदार्थ है, उनको पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए जो हाइड्रोजन लिया गया। बाकी जो है हम जिसमें बताया गया कि क्या है, ये नहीं बतला पाए हमको कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल कुछ आवृत्तियां ही क्यों प्रेक्षित की जाती हैं। ये अभी तक मतलब क्वेश्चन बना रहा उस टाइम पे, इसके बाद, कि कुछ आवृत्तियां ही क्यों प्रेक्षित हो रही हैं, बाकी क्यों, कुछ ही, मतलब कुछ सिलेक्टेड ही क्यों, कुछ ही आवृत्तियां क्यों प्रेक्षित हो रही हैं, और क्यों नहीं हो रही, यही आवृत्ति क्यों प्रेक्षित हो रही है, बाकी क्यों नहीं हो रही। तो ये सवाल उस टाइम पे ही बना है, इसका जो है ये बदला नहीं हुआ।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बारे में पढ़ा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही मजा आया होगा आपको। कुछ भी इसमें वैसा नहीं था जिसमें आपको नहीं आया हो समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस किया नहीं, नॉर्मल सा था लेक्चर, और मजा आया आपको पढ़ के। और कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, बहुत ही अच्छा है, आपको मजा आएगा वो पढ़ के, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कल आप आएगा तो आपको तो मजा ही आ जाएगा, कल का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कल का टॉपिक पढ़ने के बाद। और इसके लिए आपको जो आज जो मैंने पढ़ा उसकी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप रोज रोज एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हो, एक बार आप लेक्चर लेने से पहले पढ़ने के लिए बोलते हो, फिर लेने के बाद आप बोलते हो पढ़ के आया कीजिए, तो उससे आपका ही रिवीजन होगा। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे इतनी आपको क्लियर होगी, थ्योरी जितनी क्लियर होगी आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाओगे। तो जो है आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आनी है। और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल जो हम कल पढ़ेंगे इसकी एनसीईआरटी तो बिल्कुल थ्योरी रीड करके आइएगा, क्योंकि जो अगर आप थ्योरी रीड करके आओगे ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको इतना से डाउट नहीं आएगा, और आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल कल पढ़ के आएंगे। और पढ़ के आएंगे नहीं, आपको पढ़ के आना ही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ के आइएगा, या रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ पढ़ के ही आना है। तो चलिए, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं फिर कल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।